हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सेमेस्टर इन होने वाला है, 1 महीने में आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस समय एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रख के इस समय मैं करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, कोर्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जैसे आज के लेक्चर में मैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा जो सब्जेक्ट है, का कोड है बीएमबी 103। तीसरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। तो ये जो पेपर है इसका प्रीवियस ईयर का 2024 का क्वेश्चन पेपर आज के लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसकी अगर सिलेबस की बात करूं तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, जिसमें मैंने इसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको लेक्चर वीडियोस पढ़ने हैं तो आप वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लस आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। बाकी अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। कम से कम पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर तो करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, 2024 का भी मैं करा रही हूँ, फिर कोशिश है 2023 2022 वो भी मैं कराऊंगी। ठीक है, एक बात और है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने का फायदा बहुत है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है? आज के ही लेक्चर में बताऊंगी 4 टॉपिक हैं जिन पे एक नहीं दो दो बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपकी तैयारी का लेवल पता चल जाएगा कि हमारी अभी तक जो आपने पढ़ा है कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर किस लेवल का होता है, तो इन सब का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अभी तक आप ग्रेजुएशन के थे, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे। एग्जाम में 3 घंटे में कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। लेकिन अब आप आ गए हैं मास्टर्स में, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी पूरा डिस्कस करूंगी, उसका फॉर्मेट डिस्कस करूंगी। तो आप देखिएगा 3 घंटे में यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू लगाए होंगे तभी आपको पूरा आइडिया होगा कि आप मतलब कितना कर पा रहे हैं, 3 घंटे में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरा आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो तीसरा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर 70 नंबर का आता है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। टोटल क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन होते हैं, ऑल कंपलसरी, दो दो नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए कितने का हुआ, 14 नंबर का। ये देखिए सेक्शन ए है, 7 क्वेश्चन है, दो दो नंबर का, वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं केवल क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, फिर हम डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन दिए हैं, ई तक है। सेक्शन बी में सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं। 7-7 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो यानी 21 नंबर का हुआ सेक्शन बी। ठीक, 5 क्वेश्चन है, 3 करने हैं। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी पे। ये सेक्शन सी है, इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया है, जैसे 2 क्वेश्चन है, एक करना है, 2 क्वेश्चन है, एक करना है, ऐसे करके 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से करने हैं। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक, जैसे थर्ड क्वेश्चन है 2 में से 1, फोर्थ में 2 में से 1, 5 में 2 में से 1, तो हर क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल क्वेश्चन है जो इसमें आपको चूज करके एक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर तो थोड़ा सा लेंदी ही है। टोटल आपको इसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 7 क्वेश्चन सेक्शन ए के, 3 क्वेश्चन सेक्शन बी के, और 5 क्वेश्चन सेक्शन सी के। टोटल 15 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में लगाना है। तो ग्रेजुएशन के कंपेयर में बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही आपको करने हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। आइडिया लग जाएगा कि कितना कितना लिखें हर क्वेश्चन में, कि 3 घंटे में पूरा पेपर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। एक एक क्वेश्चन अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन। ठीक, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द डिवीजन बिटवीन डब्ल्यूडीएम एंड एसएलएम। तो आपको क्या बताना है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि आपको डिवीजन बिटवीन, डिवीजन मतलब डिफरेंस है, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है डब्ल्यूडीएम एंड एसएलएम। तो बेसिकली डब्ल्यूडीएम मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड एसएलएम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये दोनों बेसिकली डेप्रिशिएशन के दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन डेप्रिशिएशन से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एसएलएम मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे चार्ज किया जाता है, कॉस्ट पे।
ठीक है। एंड एसएलएम मेथड में हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है दैट इज फिक्स, वो अमाउंट फिक्स रहता है। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो दूसरा मेथड होता है, ये बुक वैल्यू का एक सर्टेन परसेंट होता है डेप्रिसिएशन, और हर साल क्योंकि बुक वैल्यू कम होती जाती है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होता जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू, यानी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक, तो दीज आर द टू मेथड, दोनों के फॉर्मूले हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन आपने पढ़े होंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़े होंगे, वहीं से अगला क्वेश्चन क्या है कि आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। जो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है उसका आपको क्या बताना है, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, फुल डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को अपनी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी यूजफुल या रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो एज पर लॉ बताया गया है, वो कंपनीज को फुल्ली डिस्क्लोज करनी है, हाइड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बोला गया है फुल डिस्क्लोजर में, एंड इसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कंपनीज अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन देगी तो फिर कोई फ्रॉड वगैरह के चांसेस नहीं है, एंड बीइंग एन इन्वेस्टर हमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट एंड ट्रुथफुल इंफॉर्मेशन मिल पाएगी उससे हमें। बीइंग एन इन्वेस्टर या क्रेडिटर या मैनेजमेंट, मतलब ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट को जो टैक्स फी वगैरह पे किया जाता है वो भी सही अमाउंट पे होगा। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ये दो दो नंबर के हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। अगला है डिस्कस सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल के सब डिवीजन बताना है। ठीक है, तो जर्नल के जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, सेपरेट प्लेस बनाई है, वहां पे डिटेल में बताया। जर्नल का सब डिवीजन की बात करें तो कुछ स्पेशल जर्नल है, जैसे सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, एंड एक होता है जर्नल जर्नल। ठीक है, तो दीज आर द सब डिवीजन ऑफ जर्नल, और इनके बारे में दो दो लाइनें आप ऐसे करो, एक एक लाइन, दो दो लाइन नहीं, क्योंकि दो ही नंबर का क्वेश्चन है, एक एक लाइन आप लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीएसआर से है। सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी समाज की तरफ भी जिम्मेदारी होती है, कॉर्पोरेट की सोशल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज की तरफ कुछ दायित्व होता है, उसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या है, इनमरेट द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग फॉर सीएसआर, यानी सीएसआर क्यों जरूरी है, उसकी अकाउंटिंग, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग बताइए। ठीक है, तो जो सीएसआर की जो अकाउंटिंग की यूटिलिटी, सबसे पहले तो ये है कि फर्म का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द एनवायरमेंट, क्या है वो सीएसआर से पता चलता है। तो ये यहाँ पे लिखा है, कॉर्पोरेट की जो रेपुटेशन है वो भी, और ट्रांसपेरेंसी इनहेंस होती है सीएसआर से। ठीक है, तो ये सब पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको डिफाइन करने हैं दो टर्म, कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये दोनों डिफाइन करना है। ये है कॉन्टिजेंट एसेट एंड दिस इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट मतलब होता है सिचुएशनल। तो कॉन्टिजेंट एसेट बेसिकली वो एसेट होते हैं जो मतलब प्रोबेबल एसेट, यानी शायद वो हमारे लिए एसेट होंगे, बट वो एसेट है कि नहीं है वो इस बात पर डिपेंड करता है किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट होने वाला है, ठीक है, अब उसका रिजल्ट जैसा रहेगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये एसेट है कि नहीं है, ये प्रोबेबल हमारे लिए एसेट था कि नहीं था। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई कोर्ट केस चल रहा है। ठीक, अब कोर्ट केस का फैसला जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना कि ये एसेट है कि नहीं है। तो दैट इज कॉन्टिजेंट एसेट। देखिए क्या लिखा है, अ पॉसिबल एसेट दैट में अराइज, यानी कॉन्टिजेंट एसेट मतलब वो पॉसिबल एसेट जो अराइज करता है, डिपेंड करता है कि आउटकम ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यानी फ्यूचर में एक अनसर्टेन इवेंट है जिसका हमें नतीजा पता नहीं है, कि पता नहीं क्या होगा, तो उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो एसेट है कि नहीं। जैसे क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम अ लॉ सूट, सपोज करिए कोई लीगल केस चल रहा था, उसके अगेंस्ट हमें क्लेम अगर मिल जाता है तो ये हमारे लिए एसेट है। तो दिस इज कॉन्टिजेंट एसेट, यानी ये वो एसेट है जो सिचुएशन बेस्ड है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। अगर हमें क्लेम मिल गया तो वो हमारे लिए एसेट है, बट अगर हमें देना पड़ गया तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, और कॉन्टिजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बुक में, ये खास बात है, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ये एक पॉसिबल या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है
जो अराइज करती है ऑन द रिजल्ट ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यानी फ्यूचर में वही कोई कोर्ट केस चल रहा है, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी आ गई कि हमें इतने का फाइन देना पड़ा, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है नोट्स में। ठीक है, दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अक्रूवल बेसिस इन फाइनल अकाउंट। अक्रूवल बेसिस के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो मैंने पढ़ाया है, दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या कहता है कि बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और व्हेन द कैश इज पेड, तभी बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जबकि अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि नहीं, और अक्रूवल बेसिस ही फॉलो किया जाता है। अक्रूवल बेसिस कहता है कि नहीं, अगर कोई सेल हो गई है तो उसे हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, भले ही अभी कैश रिसीव नहीं हुआ है, पर अगर सेल हो गई है तो हम उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, भले ही अभी कैश नहीं रिसीव हुआ है। तो वही है। तो इसमें कहा गया है कि कैसे ट्रीटमेंट करेंगे गुड सोल्ड का ऑन अक्रूवल बेसिस। तो देखिए लिखा है, अंडर अक्रूवल बेसिस सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, भले ही नॉट व्हेन कैश इज रिसीव, भले ही हमें कैश नहीं रिसीव हुआ है, तब नहीं करते, जब गुड्स सोल्ड हो गया तब करते हैं। एंड इस तरीके की सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और अगर कैश नहीं रिसीव हुआ है तो वो क्या होगा, जिसको हमने सेल किया वो क्या है, डेटर है ना, आज नहीं तो कल पैसा देगा। ठीक है, बट नहीं दिया तो वो बैड डेप्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस, ये जो अकाउंटिंग रेशियो जो टॉपिक है वहां से है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी रेशियो। तो रेशियो को चार मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिटेल में मैंने पढ़ाया है, 5 लेक्चर वीडियो में डिटेल में मैंने पढ़ाया है उस प्लेलिस्ट में, वो प्लेलिस्ट जरूर रिफर करिएगा। चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, अगला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगला है सॉल्वेंसी रेशियो एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी रेशियो, या जिसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक्टिविटी रेशियो बेसिकली बताता है एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग द एसेट। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स थे, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कितनी इफिशिएंटली यूटिलाइज किया, ये बताता है एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो में बहुत सारे रेशियोज आते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये देखिए लिखा है एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन, कितनी तेजी से एसेट कैश में कन्वर्ट हुआ ये बताता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये सब इसमें आता है। और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है, जिसमें 7 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, वो फिनिश होते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखना है, आगे बढ़ना है। आ जाते हैं सेक्शन बी पे। ठीक है, और एक चीज और है, अब मैं थोड़ा सा और फास्ट चलूंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर वीडियोस में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, न्यूमेरिकल भी इनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में कराए हुए हैं, तो आप वहां रेफर करिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक पेपर का बस ओवरव्यू दे दे रही हूँ कि इस तरीके से पेपर आते हैं, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, इन पे आता ही है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 3 करने हैं। ठीक है, 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर में देखिए पहला क्वेश्चन भी डेप्रिसिएशन का था, ये क्वेश्चन भी डेप्रिसिएशन का है, और एक और अभी आगे मिलेगा वो भी क्वेश्चन डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करके जाइएगा। ऐसे ही आपका जो अकाउंटिंग रेशियो है, उस पे भी इस क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो एक अकाउंटिंग रेशियो वाला जो टॉपिक है ना, वो भी डिटेल में करके जाइएगा। उस पर न्यूमेरिकल भी आया है, थ्योरी भी आई है, अभी आगे 2 न्यूमेरिकल उस पर और मिलेंगे और एक थ्योरी था। तो एक आप रेशियो एनालिसिस जो अकाउंटिंग रेशियो है वो करके जाइएगा। फिर एक टॉपिक बता रही हूँ, जर्नल एंट्री। अभी ये जो अगला क्वेश्चन ये वाला, ये जर्नल एंट्री पे है, और अभी आगे एक और क्वेश्चन मिलेगा वो भी जर्नल एंट्री पे है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करना भी, जर्नल एंड लेजर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करके जाइएगा, उस पर भी क्वेश्चन आया है। और एक चौथा टॉपिक बता रही हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी करके जाइएगा। इस क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं कैश फ्लो पे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2018 एक्स ने परचेज की मशीनरी 50,000 की, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, 50,000 की ऑन 30th जून।
देखिए 1 जनवरी 2018 को 50,000 की मशीनरी खरीदी, फिर 30 जून 2020 को मशीनरी बेच दी 26,000 की, एंड उसी तारीख को नई मशीनरी परचेज की 40,000 की। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट इज फिक्स, ठीक है। 10% चार्ज हो रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे। आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, हर साल का डेप्रिसिएशन। देखिए 2018 से 2020 तक की कहानी है, हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ एक्स 3 कैलेंडर ईयर के लिए। और ये बुक कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर 2000, ईयर नहीं दिया, मतलब फाइनेंशियल ईयर इनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, एंड इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने अपना जो डेप्रिसिएशन के लेक्चर वीडियोस है उसमें पढ़ाया है डिटेल में, तो वो आप वहां से रेफर करिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन समझा दिया है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और दूसरा मशीनरी अकाउंट बनाना है, आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री करनी है। जिन बच्चों ने बीकॉम किया हुआ है, कॉमर्स साइड के हैं, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था ना जर्नल एंट्री, वैसे क्लास 11th में तो डेप्रिसिएशन भी पढ़ा था, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो बेसिक एकदम थी ना, वो यहाँ पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन क्या है, श्री राम एंड फर्म हैज द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, कुछ आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, कंप्यूट द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ श्री राम एंड फर्म। आपको सिंपल सी जर्नल एंट्री करनी है, बट प्रॉपर अच्छे से करिएगा, फॉर्मेट बनाइएगा जर्नल का। क्या क्या कॉलम होते हैं? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री लिखिएगा, नरेशन लिखिएगा, फिर लाइन खींचेगा, फिर अगली जर्नल एंट्री लिखिएगा, और डेट दिए तो डेट भी लिखिएगा, सब प्रॉपर लिखिएगा, तभी इसमें 7 में 7 नंबर आएंगे। इजी क्वेश्चन है, ये कह लीजिए स्कोरिंग क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा कैलकुलेशन भी है, बट इसमें तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, पर ढंग से करिएगा। लेजर सॉरी जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के अच्छे से करिएगा, इसमें नंबर आराम से मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो भी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में, इस प्लेलिस्ट जो मैंने इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, कैश फ्लो भी उसमें ऐड किया है, डिटेल में पढ़ाया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आपको बैलेंस शीट दी गई है एक्स एंड वाई की ऑन 1 जनवरी की और 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है। एक ही बैलेंस शीट में 2 तारीख के फिगर दिए गए हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे मशीन की कॉस्टिंग, ये सब भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतने में बिकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब आपको कुछ डिटेल दी गई है। तो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब डिटेल में पढ़ाया है, आप वहां से रेफर करिएगा वीडियो से, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन कैश फ्लो पे आया है। अगला जो क्वेश्चन है ये आया है, मैं बताई थी ना अकाउंटिंग रेशियो से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगी बहुत आसान है, इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लगभग 20 से 25 रेशियोज हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप ये टॉपिक कर पाएंगे। और मैंने जो वीडियो है उसमें डिटेल में बताया है कि इन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है, इनके पैटर्न है, इसका तरीका है, अगर आपको वो रेशियो समझ में आ गया तो उसका फॉर्मूला आप अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर रेफर करिएगा, वहां पे डिटेल में बताया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ डिटेल आपको दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट दीज रेशियोज, आपको ये रेशियो कैलकुलेट करने हैं। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये पांचों रेशियो डिटेल में मैंने पढ़ाया है, बल्कि 5 नहीं 25 रेशियो है टोटल, ठीक है, 25 से 30 रेशियोज है, और तो वो डिटेल में पढ़ाया है, उनके फॉर्मूले, उन पे न्यूमेरिकल सब कराया है, तो वहां पे देखेंगे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जैसे इनमें अगर मैं आसान क्वेश्चन की बात करूं, एक तो ये है आसानी से कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, प्लस ये जर्नल एंट्री बहुत आसान है, एकदम आसानी से क्लास 11 की जब शुरुआत होती है तो जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, तो ये बहुत आसान है, और ये भी बहुत आसान है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है, प्लस मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो अगर मैं वीडियो रेफर करेंगे ना, कर लेंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको इनकम स्टेटमेंट दिया गया है अल्फा लिमिटेड कंपनी का 2022 का एंड 2023 का इनकम स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन कंपेरेटिव
एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है एंड उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, जो कॉमर्स के हैं उनको याद आ रहा होगा, क्लास 12th में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो वहां पढ़ा था ना कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बस वही है। बाकी मैंने इस प्लेलिस्ट में भी आपके पढ़ाया है वो डिटेल में। तो इसमें क्या है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, और उसके बेसिस पे कंपेयर करना है। जैसे 2022 से 2023 में प्रॉफिट बढ़ा है कि घटा है, एसेट बढ़े हैं कि घटे हैं, लाइबिलिटी बढ़ी है कि घटी है, उसके बेसिस पे यू विल गिव द कंक्लूजन की ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन में करना है, तो वो वीडियो जरूर रेफर करिएगा जिसमें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना बताया है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन बी खत्म होता है, आ जाते हैं सेक्शन सी पे। ठीक है, सेक्शन सी, 2 क्वेश्चन एक करना है, फिर 2 क्वेश्चन एक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है यूनिट 1 से, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है कि एक्सप्लोर द वेरियस पर्सन इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म एंड ऑल्सो द रीजन। आपको बताना है वो डिफरेंट पर्सन कौन से हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो और रीजन आपको बताना है। तो कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वो इंटरेस्टेड होता है। पहले तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। मैंने डिटेल में इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके बताया। एक होते हैं इंटरनल लोग और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, ठीक है, जैसे एम्प्लॉइज जानना चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हमारी सैलरी उसी पे डिपेंड करती है, हमारा अप्रेजल उसी पे डिपेंड करता है, बोनस वगैरह उसी पे डिपेंड करता है। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जानना चाहता है, ठीक है, और जो फाउंडर्स होते हैं वो जानना चाहते हैं। ठीक, बाहर के लोगों की बात करूं तो जो क्रेडिटर है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया है, जो बैंक है जिससे ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है, जो गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइजेशन जिनको टैक्स देती है, जो पब्लिक है, ठीक है, तो बाहर की बहुत सारी जो सप्लायर्स हैं जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, तो अलग अलग बहुत सारी पार्टीज है जो फाइनेंशियल और जनरल पब्लिक, पब्लिक जानना चाहती है। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट होता है, कंपनी सोसाइटी का पार्ट है, इसलिए लोग जो कॉमन पीपल है वो भी जानना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। चलिए, तो वो आपको डिटेल में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आया है। मैं कह रही थी ना, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक और टॉपिक है जर्नल, ये जर्नल लेजर। तो इन टॉपिक में बहुत क्वेश्चन आया है। तो देखिए फिर से एक डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन है। जुलाई 1 2010 को अशोक ने परचेज की मशीनरी 1,08,000 की, स्पेंड किए 12,000 किस पे, उसके इंस्टॉलेशन पे। परचेज के समय इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव कमर्शियल लाइफ ऑफ जो मशीन होगी वो 12 साल की होगी। 12 साल के बाद उसकी जो साल्वेज वैल्यू आई वो 12,000 थी। तो आपको यहाँ पे भी क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। उस क्वेश्चन में भी मशीन अकाउंट बनाना था ना, तो आपको बनाना है मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ अशोक लिमिटेड। ठीक है, 3 साल के लिए, और यहाँ पे बता दिया गया है डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे। ठीक है, ये है क्वेश्चन, सिंपल है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मशीन अकाउंट बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखिए क्या करना है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंड लेजर। तो बताए थे जर्नल लेजर पे भी क्वेश्चन बहुत आए। क्या है, अंकुर अ स्टील मर्चेंट हैज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अंकुर एक स्टील मर्चेंट है, उसका कुछ ट्रांजेक्शन है, आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेजर अकाउंट बनाना है। ये कुछ ट्रांजेक्शन आपको दिए गए हैं, गुड्स खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, बिजनेस शुरू किया है कैश से, गुड्स परचेज किए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो जर्नल बनाइएगा। जर्नल में क्या होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जर्नल बनाएंगे, उसके बाद आप लेजर बनाएंगे। ठीक है, लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट पता है ना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट बना के इसे करिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का क्या है, इलस्ट्रेट द रूल रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द लेजर with appropriate illustrations of 10 different transaction covering all rules। आपको कहा गया है कि इस क्वेश्चन में पोस्टिंग, पोस्टिंग जानते हैं ना, जर्नल से जब लेजर में ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको कहा जाता है पोस्टिंग।
है। तो आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 10 डिफरेंट इलस्ट्रेशन लेके जो डिफरेंट रूल है जो पोस्टिंग में फॉलो किए जाते हैं, जब भी जर्नल से लेजर में ट्रांसफर किया जाता है एंट्री को तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। बहुत सारे रूल फॉलो किए जाते हैं, तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल, इसमें कहा है 10 एग्जाम्पल लेके जितने भी रूल हैं वो कवर करते हुए आपको समझाना है। ठीक है, तो लेजर का वीडियो मेरा देखिएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट फिगर आउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है, आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट पे 2 क्वेश्चन आए हैं, देखिए इस एग्जाम में। तो ये है 2019-2020 की आपको दी गई है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट भी आपको दिए गए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। बेसिकली आपको यहाँ पे बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट बनाना है। देखिए इसमें डायरेक्टली नहीं बोला गया बनाना है, इसमें देखिए क्या लिखा है, एनालाइज फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको जो फाइनल अकाउंट होता है कंपनी का उसे एनालाइज करना है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में क्या आता है, बताया था फाइनल अकाउंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है कंपनी का। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। और आपको जो बैलेंसेस हैं वो दिए गए हैं, अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए गए हैं, प्लस ये कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स हैं, ये सब दिया गया है। आपको फाइनल अकाउंट बनाना है एंड उसको एनालाइज करना है। ठीक है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्या फायदे हैं, वो सब आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिटेल पे इन पे नहीं कर रही हूँ, केवल क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रही हूँ और बता रही हूँ कि कहाँ मिल जाएगा आपको। अगला है समराइज वेरियस रेशियोज साइटिंग देयर यूटिलिटी फॉर द यूजर। बताया ना डिफरेंट, मैंने 5 वीडियो में पढ़ाया है अकाउंटिंग रेशियो, डिफरेंट टाइप के रेशियोज। तो आपको एक डायग्राम मैंने बनाया है, अकाउंटिंग रेशियो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। तो वो 4 टाइप के रेशियोज, फिर एक एक रेशियो में बहुत अगेन 4-4 5-5 टाइप के रेशियोज हैं। तो वो वाला जो डायग्राम है ना वो आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है ना समराइज वेरियस रेशियो, जो डिफरेंट रेशियोज है उसको समराइज करिए, उनकी यूटिलिटी बताइए। तो ये आपको करना होगा, बताया ना 20 से 25 रेशियोज है। तो ठीक है, आप जितना कर पाए उतना करने की कोशिश करिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन भी रेशियो पे है। देखिए रेशियो से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन भी रेशियो से है कि आपको इवेल्युएट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये कुछ रेशियोज कैलकुलेट करना है, इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो रेशियो वाला टॉपिक है, मैंने उसमें थ्योरी तो कराई है, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे कराए हैं, तो देखिएगा आपको मिल जाएगा वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग and measuring data about human resource and communicating this information to interested party। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में जो भी ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी एम्प्लॉइज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका रिलेटेड जो डेटा है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है एंड कम्युनिकेट किया जाता है टू इंटरेस्टेड पार्टी। ठीक है, तो आपको बताना है प्रेजेंट वैल्यू मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन। ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, वो आपको डिटेल में डिस्कस करना है। एंड इसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मेरा वीडियो है वो रेफर करिएगा, वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ मॉडल्स हैं, डिटेल में पढ़ाया है मैंने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समराइज। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं, सिंपली कंपेरेटिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सिंपली बनाना है, फॉर्मेट पूछा जा रहा है। समराइज द कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सूटेबल फॉर्मेट। यानी जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको स्टेटमेंट बनाना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इसको आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, बट ये एमबीए में भी है, तो इजी क्वेश्चन है। और इसी पे देखिए ये थ्योरी है एंड इसी पे एक न्यूमेरिकल भी आया था। तो कुछ टॉपिक हैं जो मतलब आए हैं, उनसे थ्योरी भी आया है, न्यूमेरिकल भी आया है, तो इन टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का। ठीक है,
ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। आपने देखा क्वेश्चन में, चलिए एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर सपोज करिए आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं किया है, नहीं करके गए हैं, ठीक है, तो भी मैंने देखा कि इन्होंने ऑप्शन में बहुत अच्छे, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल है, या दोनों न्यूमेरिकल है तो एक न्यूमेरिकल बहुत इजी है। जैसे जर्नल लेजर वाले क्वेश्चन कितने इजी हैं। डेप्रिसिएशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पे भी काफी क्वेश्चन है। अकाउंटिंग रेशियोज एक इजी टॉपिक है, जिसे छोड़िएगा नहीं, करके ही जाइएगा। तो वहां से इन्होंने बहुत क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं ओवरऑल बताऊं तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, बस आपको सारे टॉपिक कर लेने हैं, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन पेपर, बस आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो आई होप आज का जो लेक्चर वीडियो था वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए कैसा था, यूजफुल था कि नहीं था, ठीक है। एंड जो प्ले लिस्ट है इस सब्जेक्ट की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर उसको चेक कर लीजिएगा एंड वहां से पढ़िएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।